उष्मा का स्थानांतरण। तो एक बात समझिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं, लेकिन जब आप क्लास में इंटर करते हो तो आपको पता है ना 2.5 घंटे की क्लास है, लगभग चलती है 2.25 घंटे, 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट यही चलता है ना। 10 मिनट 15 मिनट तो मैं जानबूझ के लेट आता हूँ, जो लेट आ रहा है हो जाए। तो इतने देर के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर पहले से ही पानी पी के क्लास में आइए, बाथरूम करके आइए। 2.5 घंटा मेंटली प्रिपेयर होके बैठा करिए। रोज देखते हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ नहीं कि बाहर आना जाना शुरू। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सर श्वेता मैडम की क्लास कभी किया कि नहीं? सोशल इश्यूज नहीं किए ना, करिएगा और फिर जाइएगा बाहर, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो वो एक बार बाहर गए तो फिर बाहर ही रह जाओगे। अंदर अगर आप किसी कारण से अंदर आ गए, मान लीजिए वीवीआईपी मोदी के रिश्तेदार हैं, तो वो इधर से निकल के चली जाएंगे क्लास ओवर, उसके बाद फिर क्लास में दोबारा आएंगे ही नहीं, सेशन खत्म। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप 2-2.5 घंटे के लिए, पता है कि 2.5 घंटे, तो आप जो दैनिक क्रियाएं हैं निवृत्त होके बैठिए। 2-2.5 घंटा अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो जीवन में धैर्य की कमी आपकी दर्शाती है। मेरे क्लास को मौसी का घर समझिए, जब मन करे आइए जाइए, दिक्कत नहीं है। मुझे एलर्जी फोन से होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। मुझे एलर्जी फोन से और बात करने से होती है। ठीक है, तो ये जब दो, आपको पता है 2-2.5 घंटे की क्लास है और उतने देर आप नहीं बैठ पाते हो, तो जीवन में कैसे बैठोगे, कहां बैठोगे, कैसे काम करोगे? और मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, बाउंस कर रहा, तो भी बैठना पड़ेगा। जीवन में बहुत जगहों पे ऐसा है जिसको आप झेलना पड़ता है, नहीं है? तो अगर इतना पेशेंस नहीं है तो फ्यूचर ब्राइट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, उष्मा का स्थानांतरण 3 विधि से होता है, आप जानते हो। पहला होता है चालन, कंडक्शन। दूसरा होता है संवहन, कन्वेक्शन। और तीसरा होता है विकिरण, रेडिएशन। जानते हैं ना इतना तीनों? क्या होता है चालन, संवहन? क्योंकि हमारे एग्जाम में इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी। एक केस बना के बताए देगा और पूछेगा बताओ इसमें क्या है, चालन है, संवहन है, कन्वेक्शन है, क्या है। तो ये बेसिक चीज है, इसको डिफाइन, इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, लिखवाऊंगा भी नहीं। चालन मीन्स क्या? अच्छा, संवहन मीन्स, कन्वेक्शन मीन्स, उष्मा का स्थानांतरण तीनों से हो रहा है। उष्मा स्थानांतरण की विधियां ही है। हाँ, चलिए गुड। क्या बता रहे हो पहले बता देना। कन्वेक्शन, ठीक, गुड। ठीक, हाँ, हाँ, ठीक, 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 गुड। और भाई कोई? अब ये चालन, संवहन, विकिरण अगर अब आपको बताना पड़े तो आपको ऊपर जाके कूद जाना चाहिए, लेकिन यहां इस बिल्डिंग से नहीं। ठीक है, हाँ बताओ भाई। हाँ, हाँ, ठीक, हाँ। अब देखो डेंसिटी डिफरेंस मतलब वही वाइब्रेशन पे ही घुमा के फिर आ गए, तो कि वाइब्रेशन अधिक होगा तो डेंसिटी कम होने लगेगी अपने आप। वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना डेंसिटी कम होगी। हाँ, चलिए ठीक। और कोई? गुड, बताओ तो। चालन, संवहन, विकिरण, हाँ, होता क्या ये बताइए, कहाँ होता?
ठीक, कन्वेक्शन, और भी कोई बोलो तो, सब लोग ऐसे शांत बैठ के जैसे लग रहा कि कुछ नया मैंने पूछ लिया। हाँ, बाकी ऊपर की दोनों में, अच्छा कन्वेक्शन में हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, रेडी, और कंडक्शन में नीचे, कन्वेक्शन में ऊपर, रेडिएशन में चारों तरफ। ठीक, और हाँ, चालन कौन बता रहा था, बताओ चालन, तेज बोलो थोड़ा, कौन बोल रहा पहले ये तो बताओ यार। गुड, हाँ, चालन एक चीज में होगी, संवहन एक से अधिक में होगा, विकिरण विकिरण द्रव में होगा। ठीक, और पीछे वो बालकनी सीट, रिक्लाइनर वाले लोग, हाँ गुड, तो 0 डिग्री के ऊपर तो सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, इधर इधर इस रो में जो वो है, हाँ बताइए बताइए, कुछ नहीं बताएंगे आप दोनों लोग, उधर इधर से लास्ट में, अरे पीछे पीछे एकदम, हाँ, ब्लैक कैप, रेड जैकेट, हाँ आप ही से बोल रहे हैं, जो मास्क नहीं लगाई हैं, नहीं बताएंगी, तो ठीक, आपके बगल में, आप बोलेंगी, हाँ बोलिए, गुड, ब्रेकफास्ट किए कि नहीं सुबह, करके आई हैं, तो क्या बोलिए भाई, कोई बता दे इधर से, हम आज नहीं सुनाई पड़ा, थोड़ा तेज बोल सकती कि मैं उधर आऊं सुनने के लिए। कंडक्शन में, रुक जाइए रुक जाइए, हाँ बोलिए अब, ठीक, कन्वेक्शन में, दोनों अभी का है, हाँ रेडिएशन बोलिए, रेडिएशन, किसका है वो, बताओ भैया बताओ, नहीं पता, बताओ, नहीं, अरे ऐसा क्या है, बताओ, बोलो, देखेंगे तभी तुम्हारी तरफ, तभी बोलोगी, चलो एग्जांपल समझ, पहले तो डिफिनेशन समझ लीजिएगा, कंडक्शन में होता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, उष्मा का, दोनों देखिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है, रेडिएशन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। अब कैसे होता है, तो कंडक्शन में पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के बिना उष्मा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। कन्वेक्शन क्या होता है, संवहन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, उष्मा का स्थानांतरण माध्यम के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है, और उसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। एग्जांपल समझिए, ये क्लासरूम एक माध्यम है, समझ लीजिए,
आप लोग माध्यम के कण हैं, ठीक है। सपोज दैट ये जो है ये हीट एनर्जी है, हीट है। चलिए मैं इसको चालन और संवहन दोनों से भेजने की कोशिश करता हूं और समझिएगा, जो लोग ऑनलाइन वो भी समझ लें कि ये क्लासरूम क्या है, एक मीडियम है, आप लोग उसके कण हैं। पदार्थ के हर कण तक चालन से उष्मा भेजनी है तो कैसे भेजेंगे? तो क्या होगा, विदाउट द डिस्प्लेसमेंट आप किसी एक प्लेस पे ऊर्जा उष्मा देंगे। जैसे मैं मान लीजिए ये इधर किनारे हैं या उधर किनारे हैं, सारी उष्मा मैंने उनको दे दी या वहां से उष्मा देना मैंने शुरू किया। उनसे कहूं इसमें से एक टिश्यू पेपर अपने पास रखिए, बाकी बगल वाले पार्टिकल को दे दीजिए। तो धीरे धीरे ये जो हीट है एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे से तीसरे, तीसरे घूमते 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 पदार्थ के आखिरी कण तक पहुंच जाएगा, हो जाएगा ना। और इस हीट के लिए आप में से किसी को अपने प्लेस से डिस्प्लेस होना पड़ा, यानी ये हीट पूरे पदार्थ में पहुंच गई, लेकिन आप में से किसी को डिस्प्लेस होना हुआ। यह है कंडक्शन चालन, यानी उष्मा का स्थानांतरण पूरे पदार्थ में हो जाएगा, लेकिन पदार्थ के मॉलिक्यूल्स जो हैं या कण जो हैं अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? अब देखो इसी को कन्वेक्शन से देता हूं। ये हीट है, पूरा क्लासरूम पदार्थ है, आप पदार्थ के क्या है, मॉलिक्यूल्स है। इसे मैं लेके खड़ा हो जाऊं और सबको कहूंगा एक एक करके आओ और मुझसे एक एक टिश्यू पेपर ले जाओ, तो भी सबके पास ये पहुंचेगा। लेकिन इसको लेने के लिए कम से कम एक बार आप अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाओगे ना, अपना स्थान छोड़ के आओगे और यहां से लेके जाओगे। ये हो गया कन्वेक्शन संवहन। और जिसमें इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो क्या हो गया, रेडिएशन। जैसे सूर्य के प्रकाश का या सूर्य के प्रकाश की गर्मी जो है धरती पर पहुंचती है। तो बेसिक चीज समझिएगा कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज नोन एज मेथड ऑफ कंडक्शन। यानी संचालन विधि में उष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के बिना हो जाता है, और पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के साथ हो तो वो क्या हो गया, संवहन हो गया। अब हमें एप्लीकेशन, हमारे एग्जाम में इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, तो अब हेडिंग डालिए। अब डिफाइन नहीं करवा रहे हैं, अब जाके घर पढ़िएगा, किताब में लिखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन इन आवर डेली रूटीन लाइफ। चालन का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग पॉइंट वाइज में बता के समझाता रहूंगा, डिटेल में आप घर पे जाके लिखते रहिएगा, सुनते रहिए, समझते रहिए। मैं एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं किसका, कंडक्शन का। देखिए आप जो बैठे हैं डेस्क पे लकड़ी है, या जिस पे हाथ रखे हैं कॉपी रखे हैं वो लकड़ी है, नीचे लोहे का फ्रेम है। फटाक से हाथ नीचे ले जाइए, उस लोहे का फ्रेम या जो पैर है उसको टच करिए, टच करिए ना, लोहा जो है आपके डेस्क पे लगा हुआ, फिर लकड़ी टच करिए। क्या लग रहा, कुछ अंतर फील हुआ? अब समझिएगा कि इस समय इस रूम का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 16 डिग्री लखनऊ का टेम्परेचर है, ठीक। तो 16 डिग्री टेम्परेचर मान लीजिए, मैं इस रूम का भी मान लेता हूं कि 16 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है इस समय का, ठीक। तो ये टेम्परेचर मेरे लिए, इस पोडियम के लिए, इस दीवार के लिए, इस लकड़ी के लिए, इस लोहे के लिए, सबके लिए टेम्परेचर कितना है, 16 डिग्री टेम्परेचर है। तो इक्वल टेम्परेचर होते हुए भी, क्वेश्चन सुनो और समझो, अब बोलना आंसर आप ही को देना है। इक्वल टेम्परेचर होते हुए भी लोहा हमें अधिक ठंडा लग रहा है, लकड़ी हमें उसके कंपैरिजन में गर्म लग रही है। टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है, क्यों? एक एक करके, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है गलत ही बताओगे, फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें हो सकता है कुछ लोग जानते हो, ऐसा नहीं कि गलत ही बताओगे, एक एक करके बताओ, तो उससे मुझे क्या, मैंने क्वेश्चन समझो ना,
क्वेश्चन मैंने कहा कि समान तापमान पर होते हुए लकड़ी गर्म महसूस हो रही है, लोहा ठंडा महसूस हो रहा है। किसे? हमें या आपको? तो क्यों? एक एक ही करके, हाँ पहले उनको बोल लेने दीजिए। हाँ, और कौन बोल रहा है, बोलिए। तो वो हीट लॉस कर रहा है तो उससे हमें क्या? जब हीट लॉस वो करेगा इट मींस यू गेन्ड इट। तो जब आप हीट गर्म कर लेते हो, आपके अंदर उष्मा प्रवेश होती है, तो आपको गर्म चीज महसूस होती है कि ठंडी महसूस होती है? गर्म महसूस होती है। अभी मैंने इस क्लास की शुरुआत में यही बताया कि जब हीट किसी चीज से निकल के आप में जाएगी तो आप गर्म फील करोगे, गर्मी फील करोगे। जब आपके अंदर से हीट निकलेगी तो आप ठंडी फील करोगे। चलो 90% आंसर मैंने बता दिया, फिर भी अभी और लोग ट्राई करो, एक एक करके, एक एक करके। हाँ, कौन बता रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ, तो मुझे क्या? मुझे, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे या आपको ठंडा क्यों फील हो रहा है? तो उत्तर के अंत में आना चाहिए, इसलिए हमें ठंडा फील हो रहा है। एक एक करके, हाँ बोलिए। ह्यूमिडिटी को बोल कौन रहा है? हाँ, पूरा पूरा सेंटेंस बना के बताइए। लोहा ठंडा कैसे है? लोहा तो उसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे लकड़ी है, ठंडा कैसे है? यही तो क्लास में बता रहा हूं, 16 डिग्री टेम्परेचर है तो लोहे के लिए अलग से कूलेंट थोड़ी लगाया हो नीचे। हाँ, गुड। ये बताना था, क्या बताना था? कि आयरन इज अ गुड कंडक्टर। जैसे ही हम उसको टच कर रहे हैं, हमारे शरीर से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल के उसके तरफ जा रही है। और मैंने शुरुआत में ही बताया कि जब आपके शरीर से हीट निकलेगी तो कोई चीज आपको क्या पड़ा महसूस होगा? ठंडा। तो लोहा ठंडा नहीं है, लोहा तो उसी तापमान पे है, लेकिन वो गुड कंडक्टर है। तो जैसे ही आप, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, तो जैसे ही हमने इसे छुआ, हमारे शरीर से उष्मा निकलने लगी। जब हमारे शरीर से उष्मा निकल के इसमें जा रही है, तो आपको पता है, मैंने पहले भी आपको हिंट दिया था कि आधा आंसर मैंने बता दिया कि जब आपके शरीर से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलेगी तो वो चीज आपको क्या महसूस होगी? ठंडी। लेकिन वुड्स आर बैड कंडक्टर। लकड़ी क्या होती है? कुचालक होती है। तो जैसे ही लकड़ी को छू रहे हो आप, तो आपके शरीर से एनर्जी नहीं जा रही है उतनी, जा तो रही है लेकिन कंपैरेटिवली क्या है, इसमें अधिक गई तो ये अधिक ठंडा महसूस हुआ, इसमें कम गई या नहीं गई तो ये कम ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है। बात समझ में आई? तो पहला एग्जांपल यही है कि ये पूछा भी जाता है। तो यहां क्या है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का कॉन्सेप्ट काम करता है कि जब आप एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज करते हो, आपके शरीर से निकलती है, तब कोई चीज आपको ठंडी महसूस होती है। और जब एनर्जी हीट के फॉर्म में आपके शरीर के अंदर इंटर करती है तो आपको गर्म महसूस होती है। तो पहला वही है कि समान तापमान पर होते हुए भी धातुओं के या लोहे की लकड़ी या कुर्सी क्या है, ठंडी महसूस होती है या गर्म महसूस होती है। यही चीज क्या है, गर्मी में दोपहर में धूप में रख दिया जाए लकड़ी और लोहा, ठीक है, एक लकड़ी की कुर्सी और एक लोहे की कुर्सी, फिर कहा जाए कि बैठो आप, ठीक है, तो कौन गर्म और कौन ठंडा महसूस होगा? तो लोहा ज्यादा गर्म, लेकिन तापमान तो दोनों के लिए सेम है ना, ठीक है, धूप है तो दोनों के लिए इक्वल टेम्परेचर है। तो समान तापमान पर होते हुए भी मेटेलिक चीजें अधिक गर्म या ठंडी महसूस होती हैं, ये लिखना है। मेटेलिक थिंग्स फील्स मोर कूलर और हीटर hotter at equal temperature in comparison with non-metallic things. Metallic things feels more cooler or hotter in comparison with non-metallic things at equal temperature. समान तापमान पर होते हुए भी धातुओं की वस्तुएं अधिक गर्म या ठंडी महसूस होती है अधातुओं की अपेक्षा। सेंटेंस बना लीजिएगा।
दूसरा, सुन लो, समझ लो, पॉइंट से अब हिंट में लिखते रहना, आप समझाएंगे नहीं तो आज हिंट खत्म नहीं हो पाएगा। केवल समझा रहे हैं, कीवर्ड्स लिख के घर जाके अपना डिटेल में लिखिएगा, एनसीईआरटी पढ़ के या बुकलेट खोल के। जैसे कप होता है, ये किस चीज का कप है? चीनी मिट्टी का। तो घरों में दो तीन तरह के कप होते हैं, एक चीनी मिट्टी वाला, एक फाइबर वाला कॉफी मग भी होता है, और एक मेटेलिक भी होता है, स्टील का, एक सोने चांदी का भी होता है। वो बचपन में जब तक आपको उसकी कीमत नहीं पता थी तब तक उसमें आपको खिलाया पिलाया जाता था। जैसे ही सोने चांदी की कीमत आपको पता होगी, हटा लिया गया उसको। ठीक है, तो होता ना बचपन में, देखते ना बच्चों को चांदी के चम्मच से कटोरी में खिलाया जाता है। अब समझिएगा कि कहा जाता है कि मेटेलिक कप से, यानी जो स्टील वाला कप ग्लास होता है, उससे चाय पीना ज्यादा कठिन होता है इन कंपैरिजन विद नॉन मेटेलिक। या एक और समझ लीजिए, मिट्टी वाला भी होता है कुल्हड़। तो क्यों, क्या कठिन होता है उसमें? पहले तो यह समझना है कि आपको लिखना इतना ही होता है कि इन मेटेलिक कप्स इट इज डिफिकल्ट टू ड्रिंक टी इन कंपैरिजन विद नॉन मेटेलिक कप्स। तो क्या कठिनाई क्या होती है? अगर वो धातु स्टील का हो या लोहे का हो या सोने का हो या चांदी का कप में आप चाय पी रहे हो, या फिर आप मिट्टी के कुल्हड़ में या क्ले वाले में या फाइबर वाले में पी रहे हो, तो तकलीफ क्या होती है? पहले ये बताओ, डिफिकल्टी क्या होती है? ओठ या जीभ जलने की संभावना अधिक होती है। कैसे भाई? अब यही समझना कैसे। इससे काम नहीं चलेगा कि लोहा ज्यादा अभी मेटेलिक होता है, वो हमको भी पता है कि लोहा सुचालक होता है, कुचालक होता है, अभी मैंने बताया। अरे वो तो पता ही है, आगे का बताओ ना। ये इसीलिए तो हम फूक फूक के पीते हैं, चाय पीते हैं तो फूक के पीते हैं ना। प्रिस्तना। और बताइए। हाँ, पूरा पूरा बताओ, सही पकड़ रही हो, लगा पूरा सही बताया तो। देखिए पहले क्या होता है कि हम फूक के चाय पीते हैं, तो आपने फूका, ऊपर की चाय ठंडी हुई, आपको लगा कि आपके लिप्स नहीं जलेंगे। जैसे ही कप को टेढ़ा किया आपने, तो ऊपर की चाय तो ठंडी थी, नीचे वाली जब चाय ऊपर की तरफ आई तो तुरंत उसने मेटल को गर्म कर दिया और आपकी लिप्स जल गए। लेकिन अगर ये कुल्हड़ होता है और ये क्ले होता है या नॉन मेटेलिक चीज होती है, तो नीचे की चाय भले से ऊपर आ जाए फिर, लेकिन वो आपके कप को गर्म नहीं कर पाती, क्योंकि वो कप क्या हो गया? उष्मा का कुचालक हो गया है। लेकिन लोहे या स्टील का है तो ऊपर की चाय फूक फूक के ठंडी कर लिए, अब सोचे कि ठंडा हो गया पी ले, हमारा जीभ नहीं जलेगा, ओठ नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही पीने के लिए टेढ़ा किया आपने, नीचे की गर्म चाय आई, और नीचे की गर्म चाय आने के बाद क्या कर दिया? उस वहां के स्टील को, लोहे को, जिसका कप है आपका, उसको तुरंत गर्म कर दिया, और अनजाने में आप क्या हो गए? जल जाते हैं कभी कभी। तो ये होता है। ठीक। एक और चीज है, भूगोल पढ़े हैं ना, रोज पूछता हूं, ठीक है। एस्किमो नाम सुने हैं? कौन है? ये जनजाति है, मानव जनजाति है कि मानव प्रजाति है? दोनों में डिफरेंस होता है, पता है ना? एसटी है। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसको आप कहते हो जनजाति। और प्रजाति तो क्या है एस्किमो? मुझसे मत पूछना, ठीक है। एस्किमो जो है कहां रहते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश कहां है भाई? सोलर। पोलर और सोलर में डिफरेंस होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री जो है उसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर पे एस्किमो नहीं रहेंगे, पोलर रीजन्स पे रहते हैं, ठीक। वो अपना एक स्पेसिफिक घर बनाते हैं, गर्मियों में अलग
सर्दियों में अलग। पढ़े होंगे आप, नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़े होंगे, और ये आप नहीं कहने की आदत छोड़ दीजिए। अब मैं अभी बायोलॉजी का कुछ पूछूं तो भी कहोगे नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो उनके घरों को क्या कहते हैं? प्यूपिक। प्यूपिक कहते हैं ना। चलिए, इग्लू उनके सर्दियों का घर होता है, प्यूपिक उनके गर्मियों का घर होता है। चलिए तो इग्लू से ही बात कर लेते हैं, ठीक है। इग्लू जो होता है वो बर्फ की दीवार का बना होता है, दोहरी दीवार का बना होता है। इग्लू जो है बर्फ की दोहरी दीवार का बनाते हैं, क्यों? एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है बैड कंडक्टर होती है, तो वो क्या करते हैं, बीच में एयर डाल देते हैं जिससे अंदर की गर्मी बाहर ना जा पाए और बाहर की जो है सर्दी अंदर ना आ जाए। और यहां भी बर्फ है और आराम से इस पे आग जला के सेकते हैं। ध्यान रखिएगा, बर्फ पे आराम से आग जला के सेकते हैं। कंफ्यूजन में मत आइएगा कि बर्फ पे आग जलाएंगे तो बर्फ पिघलेगी नहीं, एकदम नहीं पिघलेगी, एकदम नहीं पिघलेगी। क्यों? क्योंकि ये -40 डिग्री है, -50 डिग्री है। इस पे आग जला के -20 भी ले आए, बढ़ा भी दिए, -15 भी आ गया, तो ये पिघलेगा? पिघलने के लिए 0। तो कितना भी अब बर्फ पे आग जलाते रहिए वो 0 नहीं पहुंचता है। इतना ठंडी होती है वहां, जब तक 0 नहीं पहुंचेगा तब तक बर्फ पिघलेगी नहीं। इसीलिए क्या है, आराम से बर्फ पे आग मीठी घर के अंदर जला के सेकते रहते हैं। न तो दीवार पिघलती है न तो बर्फ पिघलती है, तो ये बर्फ की दीवार ही है, लेकिन अंदर आग जलाए हुए हैं तो अंदर क्या है, गर्मी मेंटेन है, ठीक। इटीसी इस तरह से बहुत सारे हैं। अब दूसरे पे आते हैं, हेडिंग डालिए, 2-4 लाइन छोड़िए, घर जाके ये सब पढ़ के फिर से लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन इन आवर रूटीन लाइफ। संवहन का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग, सुनो समझो और लिखना घर जाके, ठीक है। तो कुछ तो घर से करो, समझो पहले। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज भाई, फ्रिज होगी सबके घर में होती है, ठीक। फ्रिज किसी भी कंपनी का ले लो, किसी भी साइज का ले लो, ठीक है। 5,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का फ्रिज होता है, जो भी आप खरीदना चाहो, जैसे खरीदना चाहो। उसमें फ्रीजर बॉक्स हमेशा ऊपर ही रहता है। ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए में ले लो तो फ्रीजर बॉक्स नीचे मिलेगा। फ्रिज में फ्रीजर बॉक्स हमेशा ऊपर बनाया जाता है, तभी वो कूलिंग का प्रोसेस सही करेगा। अच्छा, फ्रिज खरीदते समय आपकी जानकारी में घर में फ्रिज खरीदा गया है? खरीदा गया है ना। तो देखते हो फ्रिज हमेशा लीटर में खरीदा जाता है। कितने लीटर का है देखते हो ना। नॉर्मली 180 लीटर वाला जो होता है, छोटा वाला फ्रिज जो होता है, वो 180 लीटर का होता है। फिर उससे ज्यादा का भी होता है, कम का भी होता है। तो फ्रिज लीटर मान लीजिए आपने खरीदा कि 180 लीटर, जो भी होता हो, 140 30, वो हमको एग्जैक्ट नहीं याद है। तो मान लीजिए आपने 180 लीटर का फ्रिज खरीदा, इसका क्या मतलब हुआ? पहले ये मतलब समझिए, फिर आगे की बात समझाता हूं। आप गए दुकान पे, जैसे एसी खरीदने जाते हैं, एसी की बात बाद में करूंगा, पहले जैसे एसी खरीदने जाते हैं तो एसी कहते हैं 1 टन का चाहिए, 2 टन का चाहिए, 1.5 टन का चाहिए। तो 1 टन का एसी, 1 टन मीन्स क्या? जैसे 150 या 180 लीटर के फ्रिज खरीदे तो 180 लीटर मीन्स क्या? हाँ, कौन बताएगा? हाँ, एरिया को यूनिट क्या होती है? हाँ, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, सेंटी। अब इस रूम का एरिया जो है टन में निकलेगा। इस रूम की एरिया जो है वो टन में निकलेगा। एक एक करके काबिल नहीं बनना है, ठीक है। या आप फ्रिज वाला ही बात बता दो
कि 180 लीटर का फ्रिज खरीदे, इसका मतलब क्या? और ये दैनिक जीवन की चीजें हैं, ये सब तो आपको हमेशा तैयार, इसके लिए किसी क्लास की जरूरत नहीं होती। फ्रिज भी खरीदे होंगे, एसी भी खरीदे होंगे, या घर में होगा, तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये पढ़ाई वाली बातें नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक घंटे में 180 लीटर का फ्रिज है, उसमें 180 लीटर पानी डाल के दिखा दो ठंडा, तो बात की बात है। 180 लीटर पानी जाएगा ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। सुनो क्या होता है, पहले फ्रिज की बात एक बताएंगे, एक आपका होमवर्क देके खुद तो आप भी मेंटली कसरत करो। 180 लीटर या 150 लीटर के फ्रिज का मतलब हुआ कि फ्रिज पूरा खाली रहे, दरवाजा उसका बंद कर दो, उसके अंदर 180 लीटर एयर भरेगी, और उतनी ही एयर को मैक्सिमम वो ठंडा कर सकता है। 150 लीटर का फ्रिज खरीदे, इसका मतलब है कि फ्रिज खाली है, पूरा का पूरा खाली है, दरवाजा बंद करिए, देखते हैं ना फ्रिज के डोर पे रबर लगा रहता है, यानी वो फ्रिज को एयर टाइट बना देता है। जैसे ही दरवाजा बंद किए, तो जितने लीटर का फ्रिज है उतनी एयर उसके अंदर भरेगी, और उतनी ही एयर को ठंडा करने की क्षमता उस फ्रिज में है, उससे ज्यादा एयर नहीं। जब कोई सब्सटेंस रखोगे तो वो और कम हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखो, जब फ्रिज में खूब उसमें सब्जी, पानी, जो भी है, जितना ढेर सारा सामान, जितना ज्यादा सामान रखते हो, कूलिंग उतना कम हो जाता है, ठंडा करने की दर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सामान थोड़ी ठंडा करने के लिए है, ध्यान रखिएगा। फ्रिज सामान कोई ठंडा नहीं करता, फ्रिज उसके अंदर जितनी हवा भरेगी उसी को ठंडा करता है, और चूंकि हवा के कांटेक्ट में बाकी सब आता है, इसलिए ठंडा होता। इसीलिए फ्रिज में अगर कोई चीज चाहते हो जल्दी ठंडा हो, तो फ्रिज खाली होना चाहिए, उसमें स्पेस होना चाहिए, बंद करने के बाद हवा भरे। तो अब समझो कि फ्रिज में कैसे कूलिंग का प्रोसेस होता है। फ्रिज में आपने दरवाजा बंद किया, एयर टाइट दरवाजा, जो हवा भरना था भर गया। फ्रिज में ठंडा एक ही चीज होता है, जो ऊपर फ्रीजर बॉक्स होता है, वो कूलेंट से जुड़ा होता है। फ्रिज ऑन किए तो ठंडा फ्रिज में केवल क्या होगा, ऊपर का बॉक्स, और कुछ ठंडा नहीं होता। जिसमें फ्रिज आइस जमती है, तो आप देखोगे भले से उसके ऊपर फाइबर लगा होता है, एक्चुअल में वो टिन का डब्बा होता है। कभी खराब फ्रिज हो तो देखिएगा निकाल के, या मैकेनिक की दुकान पे जाएंगे, और उसी में वायर लगा होता है, वो कूलेंट आके उसी टिन के डब्बे को ठंडा करता है बस। अब होगा क्या, आपने हवा भर दी है, तो ऊपर जो उस डब्बे को, टिन के डब्बे से, यानी फ्रीजर बॉक्स से लगा हुआ जो हवा है, लगी हुई हवा है, वो ठंडी होनी शुरू होगी, क्योंकि बार बार उससे टच कर रही है, और वो क्या है, कूलेंट उसको ठंडा कर रहा है, तो ये हवा यहां की ठंडी होने लगेगी, बार बार टच हो रही है। जब ये हवा ठंडी होगी, तो फिर भूगोल आ गया कि ठंडी हवाएं भारी होती हैं, नीचे बैठती हैं, और गर्म हवा हल्की होती ऊपर। तो ये जो ठंडी हवा ये भारी होकर नीचे बैठी, नीचे की गर्म हवा ऊपर गई, ये कन्वेक्शन करंट बनना शुरू होगा, संवहन धारा बनना शुरू हुआ। ऊपर हवा जाएगी, ठंडी होगी, नीचे आएगी, नीचे जो भी वस्तु रखी है उसको क्या करेगी, वो ठंडा करने की कोशिश करने में वो गर्म हो जाएगी, फिर ये कन्वेक्शन करंट चलना शुरू होगा। इसीलिए कभी कभी आप फ्रिज में माजा, फ्रूटी रखते हो, घर में कोई बच्चा देख लिया तो बार बार हर 2 मिनट पे खोलता है, तो आप ही कहते हो कि बार बार खोलोगे तो ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी बार खोल रहे हो, देखते हो ना गैस निकलती है उसमें से, वो वही हवा, कुछ लोग कहते हैं अरे अरे सारी गैस निकल जाएगी, जल्दी से बंद करो, तो गैस निकल के मतलब वो केवल वो हवा ठंडी हुई थी, और कोई गैस नहीं निकल रही कि गैस खत्म हो जाएगी, फ्रिज खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दरवाजा जो बंद किए थे तो हवा ठंडी हुई, तो वो क्या हो गई, आपको निकल रही, तो दिख रहा है कि क्या है, वेपर के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, फ्रिज हमेशा ऊपर क्या फ्रीजर बॉक्स ठंडा होता है, और इससे लगी हवा ठंडी होगी, नीचे आएगी, नीचे की गर्म हवा ऊपर जाएगी, नीचे कोई गर्म चीज रखी है तो फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो जाएगा, हवा फिर गर्म हो गई, फिर ऊपर जाएगी, इस तरह से क्या है, ये चलता रहता है।